नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में सबको चौंका दिया है। ये रिपोर्ट्स एनडीटीवी, इंडिया टुडे, न्यूज़ 9 लाइव, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई स्रोतों से आ रही हैं और ये जुड़ी हैं भारत में सिर्फ 4 दिनों के अंदर 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से। उन पर आरोप हैं आतंकी संबंधों के। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से क्या जानकारी मिल रही है, आखिर हुआ क्या है, क्यों ये गिरफ्तारियां इतनी अहम है और ये कैसे उस ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही हैं जिसे अधिकारी अब वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम या सफेद पोश आतंकी नेटवर्क जैसा कुछ कह रहे हैं। ये बात थोड़ी परेशान करने वाली है ना, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, वो लोग जिन पर हम समाज आंख बंद करके भरोसा करता है जान बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ क्या असल में, सिर्फ 4 दिन और देश के अलग अलग हिस्सों से 4 डॉक्टर्स गिरफ्तार। पहला मामला देखिए, डॉक्टर अदील अहमद राथर। ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर में थे, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में अक्टूबर 2024 तक। लेकिन 6 नवंबर 2025 को इनकी गिरफ्तारी हुई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर की गिरफ्तारी यूपी में। हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके लॉकर से एक AK-47 राइफल मिली है। AK-47 एक डॉक्टर के लॉकर से? ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल, और आरोप ये है कि उनके तार जैश ए मोहम्मद यानी JM और अंसार गज़वतुल हिंद AGUH जैसे बैन किए गए आतंकी गुटों से जुड़े थे। तो लोकेशन का फर्क, कश्मीर के डॉक्टर गिरफ्तारी यूपी में और फिर JM AGUH जैसे संगठनों का नाम, ये इशारा करता है कि ये सिर्फ कोई लोकल छोटी मोटी बात नहीं है, ये नेटवर्क फैला हुआ हो सकता है। सही कहा, और ये बस शुरुआत थी। अगले ही दिन 7 नवंबर को गुजरात ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक और डॉक्टर को पकड़ा। अहमद मोइनुद्दीन सैयद, 35 साल के हैं, चीन से MBBS किया है। और इन पर जो आरोप है वो तो और भी ज्यादा डराने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये अरंडी के बीजों से रिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे। रिसिन? ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक केमिकल वेपन माना जाता है। हाँ, और इनके पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं। खबरें ये भी हैं कि ये आइसिस खुरासान प्रोविंस आइसिस के से जुड़े थे। इनका कोई हैंडलर था अबू खादिम नाम का। देखिए, रिसिन का नाम आते ही मामला एकदम अलग लेवल पर चला जाता है। ये कोई आम बम या गोलीबारी वाली बात नहीं है। इससे बनाना और इस्तेमाल करना आसान नहीं है, पर यह बेहद घातक है। और ये एक तरह के बायो टेररिज्म की तरफ इशारा करता है। और आइसिस के का जिक्र, ये तो उसे सीधा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जोड़ देता है। बिल्कुल, सुनकर ही अजीब लगता है। फिर 2 दिन बाद 9 नवंबर को हरियाणा में फरीदाबाद के पास एक और गिरफ्तारी। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, डॉक्टर या फैकल्टी मेंबर बताए जा रहे हैं। और इनके पास से जो मिला वो भी होश उड़ाने वाला है। 12 सूटकेस, उनमें करीब 360 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट? ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। हाँ, वही केमिकल जो अक्सर बम बनाने में इस्तेमाल होता है। 360 किलो, ये किसी छोटे मोटे अटैक का सामान नहीं लगता। ये तो किसी बहुत बड़ी साजिश या बड़ी मात्रा में विस्फोटक बनाने की क्षमता की तरफ इशारा कर रहा है। इतनी बड़ी क्वांटिटी को जमा करना, फिर उसे छुपाना, कहीं ले जाना, ये सब बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के मुमकिन नहीं लगता। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी मॉड्यूल से जुड़ी एक और गिरफ्तारी हुई है, एक महिला डॉक्टर की। वो मुजम्मिल शकील की सहकर्मी बताई जा रही हैं। उन्हें भी हिरासत में लिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कार से एक असॉल्ट राइफल मिली है। उनकी पूरी पहचान अभी सामने नहीं आई है। एक ही मॉड्यूल में 2 डॉक्टर, एक पुरुष एक महिला, ये तो नेटवर्क के अंदर के कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन की तरफ भी इशारा करता है। लगता है ये लोग एक दूसरे को जानते थे, मिलके काम कर रहे थे शायद। तो अगर हम एक नजर डालें कि क्या क्या मिला है इन 4 दिनों में अलग अलग जगहों से, AK-47, असॉल्ट राइफल, पिस्तौल, कारतूस। फिर फरीदाबाद में वो 360 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट जी, और गुजरात वाले मामले में रिसिन जैसा जहर बनाने का सामान, साथ में हथियार भी। ये सब मिलकर एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर बनाते हैं। और यहीं पर जैसा आप कह रही थी, अधिकारी इसे सिर्फ 4 अलग अलग केस नहीं मान रहे हैं, वो इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा देख रहे हैं, जिसे वो कह रहे हैं व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। मतलब सीधा सा है कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग या तो खुद रेडिकलाइज हो रहे हैं या फिर आतंकी संगठन उन्हें अपने नेटवर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
और रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि इनके तार विदेशी हैंडलर से जुड़े हो सकते हैं, शायद पाकिस्तान से या फिर आईसिस के जैसे ग्रुप से। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना? ये सिर्फ हथियार या बम की बात नहीं है, ये समाज के उस वर्ग में घुसपैठ की बात है जिस पर आमतौर पर शक नहीं जाता, जिनका एक सम्मानजनक स्टेटस होता है। आपको क्या लगता है ये रणनीति क्यों अपनाई जा रही होगी? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरे प्रोफेशनल्स वो अपनी सोशल स्टैंडिंग की वजह से आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उन पर शक कम होता है। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे डॉक्टर हैं तो दवाएं या केमिकल्स तक उनकी पहुंच आसान हो सकती है। उनकी पहुंच का इस्तेमाल नेटवर्क बनाने, शायद फंड इकट्ठा करने या फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी हो सकता है। ये आतंकवाद के जो पारंपरिक प्रोफाइल हम सोचते हैं उससे खतरनाक बदलाव हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक नई चुनौती है बिल्कुल। और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। गिरफ्तारियों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मतलब ये एक फैला हुआ इंटरस्टेट नेटवर्क हो सकता है और शायद इसके तार सीमा पार भी जाते हों। तभी तो इन पर यूएपीए और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। हाँ, अगर आप इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके कई गंभीर पहलू उभरते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, डॉक्टरों का शामिल होना। ये समाज के भरोसे पर सीधी चोट है। ये दिखाता है कि कट्टरता या आतंकी नेटवर्क का असर किसी खास सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहा अब। दूसरा, जो तैयारी का लेवल दिख रहा है, ये सिर्फ बातें या प्लान नहीं लग रहे हैं। रेसिन बनाने की कोशिश, 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल्स, ये सब दिखाता है कि शायद हमला करने की क्षमता या इरादा था। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने से बहुत आगे की बात है। ये किसी बड़ी विनाशकारी घटना की तैयारी का संकेत हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ सोच नहीं बल्कि एक्शन की तैयारी लगती है। तीसरा, इसका फैला हुआ नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन के जो आरोप हैं, पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स या आईएसएस से लिंक की बातें और भारत के कई राज्यों में गिरफ्तारियां, ये सब इशारा करते हैं कि ये कोई छोटा मोटा लोकल ग्रुप नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क हो सकता है जिसकी जड़ें काफी गहरी और फैली हुई हों। और चौथा, जैसा अधिकारी कह रहे हैं, ये व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क वाली बात ये संभावना को बढ़ाता है कि आतंकी संगठन अब जानबूझ के पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें अपने साथ मिलाने या उनका इस्तेमाल करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है ये। शायद उनकी सोशल एक्सेस, टेक्निकल नॉलेज और रिसोर्सेज का फायदा उठाने के लिए। इसका असर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं पड़ता, ये संस्थानों की, इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाता है और आम लोगों का प्रोफेशनल्स पर जो भरोसा है उस पर भी। सोचिए, अगर लोग अपने डॉक्टरों पर ही शक करने लगें तो क्या होगा? सवाल ये भी उठता है कि ऐसे प्रोफेशनल्स की भर्ती के वक्त या बाद में उनकी स्क्रीनिंग, उनकी मॉनिटरिंग कैसे हो, रेडिकलाइजेशन को कैसे रोका जाए। बिल्कुल, ये घटनाक्रम पॉलिसी मेकर्स और सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई मुश्किल सवाल खड़े करता है। एक तरफ तो ऐसे प्रोफेशनल्स की बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत लगती है, पर दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो और ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे प्रोफेशन पर ही शक किया जाने लगे। राज्यों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को और मजबूत करना होगा। अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स या अरंडी के बीज जैसी चीजों की बिक्री और मूवमेंट पर शायद और सख्त कंट्रोल की जरूरत पड़े। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि आखिर पढ़े लिखे सेटल्ड प्रोफेशनल्स इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, या कोई सोशो इकोनॉमिक कारण है, या पहचान का संकट है, या कुछ और? इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इन शुरुआती रिपोर्ट्स और गिरफ्तारियों के बाद भी कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इन सोर्सेज को पढ़ने के बाद कुछ सवाल मेरे मन में भी घूम रहे हैं। पहला तो ये कि इन डॉक्टरों का असली मोटिव क्या था? क्या ये सिर्फ विचारधारा थी, या इसमें पैसा, कोई मजबूरी, कोई जोर जबरदस्ती, या इन सब का कोई कॉम्बिनेशन था? उनकी प्रेरणा समझना जरूरी है। हाँ, मोटिव समझना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सही रणनीति बन सके। अगर वजहें पता हों तो शायद उन पर काम किया जा सके। दूसरा सवाल, ये नेटवर्क सिर्फ इन 4 डॉक्टरों तक ही था या ये और भी बड़ा है? क्या इसमें और भी प्रोफेशनल्स या शायद स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं? कुछ रिपोर्ट्स में गुजरात वाले मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी का जिक्र था, तो क्या ये नेटवर्क और फैला हुआ है? ये जांच का एक बहुत ही अहम पहलू होगा।
नेटवर्क का सही साइज क्या है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या सब प्रोफेशनल्स हैं या अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, इससे ही खतरे की असली गंभीरता का अंदाजा लगेगा। तीसरा, क्या ये डॉक्टर गिरफ्तारी के वक्त एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे थे, और अगर हाँ, तो उन्होंने अपनी डॉक्टर वाली पहचान का इस्तेमाल इस नेटवर्क के लिए कैसे किया होगा? मतलब, क्या मरीजों की जानकारी का गलत इस्तेमाल हुआ? क्या क्लिनिक या हॉस्पिटल को कवर की तरह इस्तेमाल किया? सामान या फंड लाने ले जाने में अपनी पहुंच का फायदा उठाया? ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, डॉक्टरों के समाज में एक इजी एक्सेस होती है, लोग भरोसा करते हैं, वो आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी उन्हें शक के दायरे से बाहर रखने में मदद कर सकती है, और इसी चीज का दुरुपयोग आतंकी नेटवर्क कर सकते हैं। चौथा सवाल, विदेशी लिंक्स को लेकर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आईसिस के इन आरोपों में कितना दम है? ये कनेक्शन कैसे काम कर रहे थे? पैसा कहाँ से आ रहा था? हथियार कैसे आ रहे थे? क्या इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ? कुछ रिपोर्ट्स ड्रोन से तस्करी का इशारा कर रही हैं, खासकर बॉर्डर पार से। विदेशी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई लाइन को तोड़ना किसी भी टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है। और ड्रोन का इस्तेमाल तो पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए बढ़ा भी है। अगर इस केस में भी ड्रोन कनेक्शन निकलता है तो ये सुरक्षा के लिए एक और बड़ी चुनौती होगी। और पांचवा और शायद सबसे डराने वाला सवाल, इनके निशाने पर क्या था? रिपोर्ट्स में भीड़ भरे बाजारों और पब्लिक प्लेसेस की रेकी, मतलब जासूसी करने का जिक्र है। क्या कोई स्पेसिफिक अटैक प्लान था? अगर हाँ, तो कहाँ और कब? टारगेट्स की पहचान से ही पता चलेगा कि खतरा कितना नजदीक और कितना गंभीर था। अगर वाकई पब्लिक प्लेसेस की रेकी हो रही थी तो इसका मतलब है कि इरादे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के हो सकते थे। इन सवालों के अलावा ये भी देखना होगा कि लीगल प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। इन डॉक्टरों पर क्या आरोप साबित होते हैं, मुकदमे कैसे चलते हैं, सजा क्या मिलती है, और साथ ही मेडिकल काउंसिल जैसी जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या लाइसेंस रद्द होंगे, ये सब भविष्य के लिए एक नजीर तय करेगा। और बड़े लेवल पर क्या इससे सिस्टम में कोई बदलाव आएगा? जैसे क्या प्रोफेशनल कॉलेजों या इंस्टीट्यूशंस में रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे? केमिकल्स या हथियारों की बिक्री पर कंट्रोल और कड़ा होगा? ये सब बड़े पॉलिसी लेवल के सवाल हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमें क्या पता चल रहा है? यही कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड का खुलासा किया है। सिर्फ 4 दिनों में देश के अलग अलग कोनों से 4 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं। शक है कि वो बैन किए गए आतंकी संगठनों से जुड़े थे। उनके पास से न सिर्फ हथियार मिले, बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान और खतरनाक केमिकल, जहर बनाने की चीजें भी मिली हैं। और उन पर विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में होने का भी आरोप है। इस पूरे मामले को अधिकारी व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का हिस्सा मान रहे हैं, यानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग आतंकी नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं या उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये मामला सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के आपसी भरोसे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की साख और टेररिज्म से लड़ने की हमारी स्ट्रैटेजीज के लिए भी गंभीर चुनौतियां खड़ी करता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि समाज में आखिर वो कौन सी वजह हो सकती हैं जो इतने पढ़े लिखे स्थापित लोगों को भी कट्टरता और हिंसा के इस रास्ते पर धकेल सकती हैं। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, इसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी गहराई से समझने की जरूरत है। और आने वाले समय में सुरक्षा जरूरतों और नागरिकों की आज़ादी व भरोसे के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।